बादलपुरा गांव में अजय नाम का एक गरीब और खूंटी किस्मत वाला लकड़हारा रहा करता था। अजय के साथ कुछ न कुछ हमेशा बुरा ही घटित होता रहता था। एक दिन अजय कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी कविता उससे बोली, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज मुझे जलेबी खानी है। अरे बकवास बंद कर कवित। तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं बड़ी मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूं और तुझे जलेबी खाना है? गजब करती है। मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरी लकड़हारों की पत्नियों को रोज शाम के वक्त अच्छे अच्छे पकवान खाते हुए देखती हूँ। मैं तो तुमसे केवल जलेबी मांग रही हूँ। अजय ने अपनी पत्नी कविता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। सुबह से शाम तक अजय ने घने जंगल में मेहनत से लकड़ियां काटी। लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर वो बोला, अरे आज किसी भी कीमत पर मुझे इन लकड़ियों को अच्छे दामों में बेचना ही होगा और अपनी पत्नी के लिए जलेबी ले जाना होगा, नहीं तो आज वो मेरी जान ले लेगी। गजब ताने मारती है भाई। चलो। इतना कहकर लकड़हारा अजय गांव की दिशा की ओर चलने लगा कि तभी अगले ही पल तेज बारिश होने लगी। अरे रे 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 रे, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे अभी बारिश क्यों करवा दी? लकड़ी बेच लेता फिर करवाते। अरे रे, कहाँ झुकूं? अजय छिपने के लिए कोई स्थान ढूंढने लगा। कुछ ही देर में लकड़ियां पूरी तरह गीली हो गईं। अजय गीली लकड़ियां लेकर गांव के बाजार में आ गया। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। हाँ भैया, लकड़ियों के क्या दाम हैं? देखिए भैया, मैं केवल 5 मुद्राओं में सारी लकड़ियां दे दूंगा आपको। हे, मेरा दिमाग खराब है क्या? जो मैं तेरी गीली लकड़ियां 5 मुद्राओं में खरीदूंगा, बस 1 मुद्रा दूंगा। एक जल्दी बता। ठीक है भैया, लाओ 1 ही मुद्रा दे दो। ग्राहक ने एक मुद्रा पकड़ा दी। अजय ने वो मुद्रा ली और सीधे अपने घर चला गया। अजय घर पहुंचा और एक मुद्रा अपनी पत्नी के हाथ में रख दी। यह क्या? केवल 1 मुद्रा। कल मैं दीपक लकड़हारे के घर पर बैठी थी। मेरे सामने दीपक ने अपनी पत्नी के हाथों में पूरी 10 मुद्राएं रख दी और मैंने तुमसे जलेबी लाने को कहा था। वो कहाँ है? हाय रे, मेरी फूटी किस्मत। अरे अचानक से बारिश हो गई तो मैं क्या करता? अजय की पत्नी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अगले दिन अजय फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटने के बाद अजय अपने सिर पर गट्ठर रखकर गांव की ओर जाने लगा कि तभी तेज तूफान आ गया। तेज हवा की रफ्तार से अजय का संतुलन डगमगा गया और वो गिर पड़ा। अरे सत्यानाश हो, इस तूफान को भी अभी आना था। हाय रे, मेरी लकड़ियां कितनी मेहनत से काटी थी। सोचा था कि आज अच्छे दामों में बेचूंगा। लेकिन यह तभी अजय ने देखा कि उसकी लकड़ियां तालाब में गिर चुकी हैं और पानी में तैर रही हैं। हे भगवान, आज तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पूरे दिन की मेहनत बेकार हो गई। लगता है आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। क्या करते हो भगवान? क्या चाहते हो? अजय खाली हाथ घर पर आ गया। ये क्या? कल 1 मुद्रा लेकर आए थे, आज कुछ भी नहीं। देख कविता, मेरी बात समझ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। अचानक से जंगल में तूफान आ गया तो मैं क्या करूं? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे विवाह करना। इतना कहकर कविता गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अजय की आंखों में आंसू आ गए।
वो अपने घर के बाहर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, आखिरकार मेरे दिन कब बदलेंगे? क्या मैं सारा जीवन ऐसे ही रहूंगा? अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी पत्नी भी मुझको छोड़कर भाग जाएगी। इतना कहकर अजय आकाश को निहारते हुए नींद में समा गया। अगले दिन अजय फिर से जंगल की ओर चला गया। सुबह से लेकर शाम तक उसने बड़ी मेहनत से लकड़ियां काटी और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की ओर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक शेर आ गया। वो शेर अजय को घूरने लगा और अचानक उस पर हमला कर दिया। अजय घबरा कर भागा। लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया और उसकी कुल्हाड़ी भी झाड़ियों में जा गिरी। अजय दौड़कर एक घने वृक्ष के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद शेर वहां से चला गया। हे भगवान, अब आखिरकार यह क्या हो रहा है? परसों बारिश, कल तूफान और आज ये शेर। क्या अब मैं कभी भी लकड़ियां गांव में नहीं बेच पाऊंगा? क्या कहूं मैं? इतना कहकर अजय ने उन लकड़ियों को देखा जो कच्ची मिट्टी पर गिरकर खराब हो चुकी थी और उन पर कीचड़ लग गई थी। उसे अपनी कुल्हाड़ी भी कहीं नहीं मिली। अजय बेचारा चुपचाप गांव लौटने लगा। अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई। उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। अरे सत्यानाश, सत्यानाश! अरे अब तो कपड़े भी गंदे हो गए। क्या कहूं मैं? कुछ देर बाद अजय गांव पहुंचा। उसकी हालत देखकर गांव का मुखिया जो चौपाल पर बैठा था चौंक पड़ा। अरे अरे भाई अजय, रुको रुको। अरे भाई, तेरे कपड़ों को क्या हो गया? क्या तू कीचड़ विचड़ में गिर गया था क्या? अजय ने सारी घटना मुखिया को बता दी। मुखिया हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे अरे देख भाई अजय, पूरे गांव को पता था कि तेरी किस्मत फूटी है। आखिरकार तू क्यों नहीं मान लेता कि तू फूटी किस्मत वाला है? अरे बकवास बंद करो मुखिया। मदद करने की बजाय तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे अबे, क्या मेरी मति मारी गई है जो मैं तेरी मदद करूंगा? नहीं भैया, फूटी किस्मत तू ही रख। तेरा रोग मुझे नहीं चाहिए। चल चल चल, देख क्या रहा है। दफा हो जा यहाँ से, चल जा। अजय चुपचाप अपने घर लौट आया। अजय की हालत देखकर कविता चौंक गई। आपके कपड़ों को क्या हुआ और आपका चेहरा मिट्टी से क्यों सना हुआ है? अजय ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाओ और पूछो कि आखिर तुम्हारी कुंडली में जो शनि बैठा है वो कब दूर होगा। किसी पंडित से दोष निवारण करवाओ, हवन करवाओ, पूजा करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर कुछ धन तो लेकर आओ। ये कहकर कविता फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन अजय सीधे जमींदार की हवेली जा पहुंचा। उसने जमींदार को सारी घटना बताई और कहा, जमींदार जी, मुझे इतना कर्ज दे दो कि जिससे कि मैं कुल्हाड़ी खरीद सकूं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तेरी हालत पर तरस खाकर मैं तुझे ये मुद्राएं दे रहा हूं, पर मुझे लगता नहीं कि तू इन्हें कभी चुका पाएगा, क्योंकि तू कुछ भी कर ले, तेरी फूटी किस्मत के सहारे तू कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर जमींदार हंसने लगा। अजय क्रोधित होकर हवेली से बाहर निकला और बाजार से एक नई कुल्हाड़ी खरीदकर दोबारा जंगल चला गया। जंगल पहुंचकर अजय लकड़ियां काटने के बजाय एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। अरे अब तो सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने लगा है। पता नहीं मेरा जीवन कब तक इसी तरह कटेगा। क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? तभी अजय की नजर सामने एक साधु पर पड़ी। अरे जब भी जंगल में आता हूं तो इन्हें तपस्या में लीन ही देखता हूं।
आज क्यों ना अपनी किस्मत के बारे में साधु महाराज से ही पूछूं। इतना कहकर अजय साधु के पास गया। साधु ने आंखें खोल ली और कहा, क्या हुआ पुत्र? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही हैं। अजय ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साधु महाराज, मेरे हाथ की रेखाएं देखिए ना। बताइए, मेरी कुंडली में जो दोष है वो कब समाप्त होगा? अब तो सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने लगा है। इतना कहकर अजय ने सारी घटना साधु को बता दी। साधु गंभीरता से उसका हाथ देखकर बोला, तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्हारी कुंडली में भविष्य में राजयोग लिखा है। तुम राजा बनोगे, राजा। ये सुनकर अजय चौंक गया और साधु को देखने लगा। फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। अरे साधु महाराज, गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। पत्नी भी मेरा मजाक उड़ाती है। आप भी मेरा मजाक ही उड़ाने लगे। ठीक है, यही दुनिया की रीत है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शांत पुत्र शांत। ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैं किसी का मजाक उड़ाता हूं, ना किसी से मजाक करता हूं। जो देखा मैं वही बता रहा हूं। तुम्हारे हाथ की लकीरें यही बता रही हैं बेटा। अच्छा राजयोग है वो भी मेरे हाथ में। तो बताइए, थोड़ा समझाइए, थोड़ा इशारा दीजिए जिससे मैं यह समझ सकूं कि एक मामूली सा लकड़हारा जिसके खाने तक के पैसे नहीं है वो कैसे राजा बनेगा। बताइए। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मेरे पास आना ही इस बात का इशारा है कि नियति तुम्हें अब महल की ओर खींच रही है। यहां से दाहिनी दिशा में चले जाओ। वहां एक घना जंगल है। जो भी पहला प्राणी तुम्हें वहां दिखाई देगा उसे अपने घर ले जाना। उसके बाद देखना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। अजय गहरी सोच में डूब गया और चुपचाप उठकर लकड़ियां काटने चला गया। लकड़ियां काटते हुए अचानक अजय ने अपना हाथ रोक लिया। एक बार साधु महाराज की बात मानने में भला क्या ही हर्ज है, कर लेते हैं। साधु महाराज बड़ी ही गंभीरता से कह रहे थे, हो सकता है मेरी किस्मत में राजयोग लिखा हो। भाई, किस्मतें ऐसी ही तो बदलती है। चल अजय, किस्मत आजमाया जाए अब। चल। इतना कहकर अजय कुल्हाड़ी लेकर साधु की बताई हुई दिशा की ओर चल पड़ा। अजय अपनी धुन में जंगल की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे खड़े हुए एक उदास बंदर पर पड़ी। बंदर को देखकर अजय बुरी तरह से चौंका और अपने आप से बोला है, हे भगवान, यह तो एक बंदर है। अरे 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 अरे, मेरी मति मारी गई थी जो मैं तालाब की ओर देखने लगा। अब तो मुझे इस बंदर को ही अपने घर ले जाना पड़ेगा। इतना बोलकर अजय बंदर के पास चला गया। मैं क्या, चल चल भाई बंदर। अरे चल बंदर चल। तेरा समय अब जंगल में खत्म हो गया। अब तुझे मेरे घर पे रहना होगा, क्योंकि तेरी ही वजह से मेरी किस्मत बदलेगी। पता नहीं बंदर कब से किस्मत बदलने लगे। साधु महाराज भी ना। चल भाई चल। बंदर चुपचाप अजय के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद अजय अपने घर आ गया। बंदर को देखकर अजय की पत्नी चौंक गई। ये बंदर कहाँ से उठा लाया? अजय मुस्कुराते हुए कविता को सारी घटना बताने लगा। यह सुनकर कविता क्रोधित हो गई। हे भगवान, अब तो मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि आपकी तकदीर कभी नहीं बदलने वाली। इस बंदर को उठा लाए, सिर्फ उस साधु की बात पर विश्वास करके। अरे, उसने तो जरूर आपका मजाक उड़ाया होगा। अरे नहीं कविता, साधु महाराज ने बहुत ही गंभीरता से मेरे हाथ की लकीरें देखकर कहा था
तो मैंने कहा, ले चलते हैं। तो अब तो मुझे बताइए कि ये बंदर तुम्हारी किस्मत कैसे बदलेगा। वो तो मुझे नहीं पता। काश आपकी नजर शेर पर पड़ जाती। इतना बोलकर कविता चली गई। अजय बंदर की ओर देखकर बोला, ए बंदर भैया, मेरी पत्नी की बात का ना बुरा मत मानना। क्या है कि खराब समय होने की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई, थोड़ा दिमाग खराब हो गया है उसका, लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी है वो। हाँ। अजय की बात सुनकर बंदर, अरे अरे अरे, इतना जोर जोर से काहे चिल्ला रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक एक शब्द समझ रहे हो। देखो भाई, घर से बाहर मत निकलना, यहीं रहना है ना। चलो सोया जाए। अजय यह कहकर सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक बंदर तेजी से भागता हुआ जमींदार के खेत में घुस गया और कुछ ही देर में उसकी सारी फसल खराब करने लगा। जमींदार का नौकरी तो मेरी ही थी ना। बंदर कहीं का, चल भाग यहां से, भाग। लेकिन बंदर दौड़ता हुआ चुपचाप अजय के घर की ओर भागा और उसके घर में घुस गया। अगले दिन जमींदार जब अपने खेत में आया तो उजड़ा हुआ खेत देखकर बुरी तरह से चौंक गया। गुस्से में उसने नौकर से कहा, अरे तो खेत की रखवाली तेरे जिम्मे थी ना, तो आखिरकार खेत में तेरे होते हुए जंगली जानवर कैसे घुसा, ये बता तू। मालिक, मैं तो जंगल की ओर नजर रखे हुए था, लेकिन ये जानवर जंगल से नहीं बल्कि गांव से आया था। जब मैंने उसका पीछा किया तो वो सीधा अजय के घर में घुस गया है। अजय के घर में? क्या अजय ने अपने घर पर शेर, चीते, भालू पाल रखे हैं क्या? नहीं मालिक, वो एक बंदर था। सुना है कि अजय एक बंदर लेकर आया है। क्या? एक गधा दूसरे बंदर को लेकर आया है? ये क्या बात कर रहा है तू? चल मेरे साथ, तू अजय के घर पर चल। जमींदार अपने नौकर के साथ गुस्से में अजय के घर आ पहुंचा। उस समय अजय कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने ही वाला था। अरे ओ अजय, हे अजय, तेरे बंदर ने मेरे खेत का सत्यानाश कर दिया है। इतना नुकसान कर दिया है कि उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप करेगा? हैं? क्या? अरे ये क्या कह रहे हो जमींदार जी? सही कह रहे हैं जमींदार। मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक बंदर अचानक से खेत में घुस आया और उसने खूब तबाही मचाई। फिर जब मैंने उसका पीछा किया तो वो तेरे घर में घुसा है। हाँ, देखिए जमींदार जी, मुझे नहीं मालूम कि यह सब रात में कैसे हुआ, ये कब निकल गया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे कुछ नहीं पता तो पता रखना चाहिए ना। आज तो मैं तुझे माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार अगर तेरा बंदर मेरे खेत के आसपास भी दिखाई दिया, भूषण बना दूंगा मार मार के उसका मैं। हाँ। ये कहकर जमींदार अपने नौकर के साथ वहां से चला गया। देखा तुमने? तुम्हारे बंदर ने आते ही सत्यानाश करना शुरू कर दिया। आज जमींदार के खेत में घुसा है, कल मुखिया के खेत में घुसेगा, परसों किसी और के पूरा गांव तुम्हें मिलकर मारेगा। मैं कहती हूं, अभी इसे जंगल में फेंका आओ। उस साधु ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। अरे कविता, कुछ दिन इसे घर में रहने देते हैं ना। एक काम करता हूं, मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूं, इसको भी साथ ले जाता हूं। चलो। अजय अपने बंदर को लेकर जंगल चला गया। उसने मेहनत से लकड़ियां काटी और उन्हें बंदर की पीठ पर रख दिया। हाँ तो देख बंदर भाई, बात यह है कि तुझे मैं साधु महाराज के कहने पर लाया था, लेकिन कल जो तूने जमींदार के खेत में हरकत की है ना भाई, आइंदा मत करना। अगर दोबारा ऐसा करेगा तो जमींदार मुझे पीट पीट कर बुरा हाल कर देगा। मेरा और तेरा क्या करेगा वो तो मुझे पता भी नहीं समझ रहा है ना। चल, अब देख क्या रहा है।
चल 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 चल। अजय कुछ दूर ही चला था कि अचानक बंदर ने लकड़ियों का गट्ठर गिरा दिया। लकड़ियां सीधी तालाब में जा गिरी। अरे जी करता है कि डंडे से मार मार कर तेरा बुरा हाल कर दूं, बंदर कहीं के नालायक। लेकिन क्या ही करूं, एक तो है बेजुबान प्राणी, चाहकर भी मार नहीं सकता। पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया इस बंदर ने। अजय गुस्से से बंदर को लेकर वापस अपने घर आ गया। क्या हुआ, आज भी लकड़ियां लेकर नहीं आए? अजय ने सारी घटना कविता को बता दी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। गलती बंदर की नहीं, तुम्हारी फूटी किस्मत की है। रात को जब अजय सोया, बंदर चुपचाप निकल गया और सीधा फिर से जमींदार के खेत में घुस गया। उसने फसल को तहस नहस कर दिया। इत्तेफाक से नौकर ने उसे देख लिया और डंडा लेकर बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। बंदर फिर से भागकर अजय के घर में घुस गया। अगले दिन जमींदार गुस्से में अपने नौकर के साथ अजय के घर आ पहुंचा। उस समय अजय जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। अरे ओ अजय, अरे तेरे बंदर ने कल फिर से मेरी सारी की सारी फसल खराब कर दी। मैंने तुझे कहा था ना बह जमींदार जी। जमींदार जी देखिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। क्षमा करने से काम नहीं चलेगा। तेरे बंदर ने जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई तू करेगा। आज रात से तू मेरे खेत में काम करेगा और मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं जमींदार जी? अगर मैं आपके खेत में काम करूंगा और आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? वो सब मुझे नहीं पता। आज रात खामोशी से मेरे खेत में आ जाना, वरना तेरा क्या हाल कर सकता हूं ये बताने की जरूरत नहीं है। समझ गया ना? आ ही जाना। चल रे। यह कहकर जमींदार अपने नौकर के साथ चला गया। जमींदार के जाते ही अजय ने गुस्से में एक डंडा उठाया और बंदर को मारने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ रुक गए। आखिर क्यों क्यों क्यों? जमींदार की फसल मैंने जानबूझकर खराब की है। अजय, इसके पीछे मेरी एक योजना है। बंदर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर अजय चौंक गया। वो डरते हुए घर के अंदर भागा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। क्या वास्तव में इसने इंसानी आवाज में बात की? हाँ कविता, वास्तव में। कविता अजय के साथ बंदर के पास आ पहुंची। तुम्हारे पति से ही कह रहा हूं। हे भगवान, ये क्या देख रही हूं मैं? अजय जाकर इस बंदर को जंगल में छोड़ आओ। पता नहीं ये कौन है। ये बंदर नहीं, जरूर कोई राक्षस या पिशाच है। नहीं, मैं ना कोई राक्षस हूं और ना ही पिशाच। तो फिर तुम हो कौन? अगर मैं तुम्हें खुद बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। इसीलिए चाहता हूं कि तुम आज रात मेरे साथ जमींदार के खेत चलो और मेरी मदद करो। नहीं 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 नहीं, मैं जमींदार के खेत में नहीं जाऊंगा। ओह, तुम्हें वैसे भी वहां जाना ही पड़ेगा। जमींदार तुम्हें धमकी देकर गया है। कविता ने बंदर की आंखों में गहरी उदासी देखी और उसके मन में अचानक करुणा जागी। न जाने क्यों मुझे लगता है हमें बंदर की बात माननी चाहिए। हैं? हाँ, पहली बार तुमने कुछ कहा है कविता। तुम्हारी बात मैं जरूर मानूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं चलूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हें वहां कोई हरकत नहीं करनी है, समझ गए? समझ गया। चिंता मत करो, बस वही करना जो मैं कहूंगा। चलो। आधी रात को अजय बंदर को लेकर चुपके से जमींदार के खेत पहुंचा। खेत की रखवाली कर रहा नौकर उसे देखकर चौंक गया। अरे तू ये बंदर यहाँ लेकर क्यों आ गया? हाँ, ये बंदर अब कुछ नहीं करेगा, मैं साथ में हूं ना। अगर इसने जरा सी भी हरकत की तो मैं इसका ऐसा बुरा हाल करूंगा कि हाँ, खेत की सारी बर्बादी मैं रात भर में ठीक कर दूंगा। ठीक है। नौकर मुस्कुराया
और सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। हाँ, अब बताओ क्या करना है। जमींदार की हवेली जाओ और वहां चुपके से नजर रखो। तुम्हें शायद कोई अजनबी दिखाई देगा। उसकी और जमींदार की बातें ध्यान से सुनना। अजय दबे पांव हवेली पहुंचा और छुप कर देखने लगा। आओ 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 मंत्री जी, आओ आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मेरा काम हो गया है? देखिए मंत्री जी, मैंने एक पहुंचे हुए तांत्रिक से कहा था, उसने राजा दीपक को अपनी तंत्र शक्ति से गायब कर दिया है। अब वो कभी महल नहीं लौटेगा। हाँ, लेकिन अगर राजा एक दीपक महीने में वापस आ गया तो फिर तो मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा ना। चिंता मत करो, तांत्रिक ने मुझे एक विचित्र पत्थर दिया है। जब तक वह पत्थर मेरे खेत में गड़ा है, राजा कभी लौट कर नहीं आएगा और मेरे खेत में कोई गांव वाला आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ। ये सुनकर मंत्री का चेहरा खिल उठा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पर याद है ना, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें ऊंचा पद और जमींदारी दे दूंगा। हाँ, यही हमारे सौदेबाजी थे। ये सुनकर मंत्री दोबारा नकाब पहनकर हवेली से चला गया। अजय यह सब देखकर और सुनकर दंग रह गया। हवेली में सब सुनने के बाद अजय दबे पांव खेत में लौटा। वहां बंदर उसका इंतजार कर रहा था। बंदर भाई, मैंने सब कुछ सुन लिया। जमींदार और मंत्री दोनों राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमारे राजा को गायब कहां किया है? मैं इस रहस्य को पहले से जानता था। इसी कारण मैंने जानबूझकर खेतों में तबाही मचाई ताकि जमींदार तुम्हें यहां लाए और फिर मैं तुम्हें हवेली पर नजर रखने के लिए भेज सकूं। हो, मतलब तुम सब कुछ पहले से जानते थे? हाँ, अगर तुम्हें अपने राजा को बचाना है तो अब एक ही रास्ता है, उस खेत में दबे हुए पत्थर को ढूंढना। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, अगर मामला मेरे राजा की जान का है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मंत्री की शक्ल से ही झूठ झलक रहा था। अगर वह राजा बन गया तो सारी प्रजा मुसीबत में पड़ जाएगी। मैं खोजूंगा उस पत्थर को, चिंता मत करो। पूरी रात अजय खेत में इधर उधर तलाश करता रहा। अंधेरे में मिट्टी खोदता, घास उलटता और उम्मीद लगाए। आखिरकार सुबह की पहली किरण में उसकी नजर एक अजीब पत्थर पर पड़ी जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। हाँ, यही है वो पत्थर। हाँ, यही वो शापित पत्थर है। अब इसे लेकर चलो साधु महाराज के पास। अजय बंदर को साथ लेकर सीधा उस साधु के पास पहुंचा जिसने उसे बंदर के बारे में बताया था। उसने पूरी घटना सुनाई और पत्थर साधु को सौंप दिया। देखो अजय, इस पत्थर में असीम तांत्रिक शक्ति है। अब देखो इसका अंत। ओम। साधु ने पत्थर को जमीन पर रखा और मंत्रोवार करने लगा। अचानक पत्थर से चिंगारियां उठी और आपकी लपटें फूट पड़ी। देखते ही देखते पत्थर राख में बदल गया। तभी जमीन हिल गई और रंग बिरंगी रोशनी के बीच बंदर बदलने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और अगले ही पल बंदर की जगह एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी राजा खड़े थे। वही राजा। राजा तो इसका मतलब आप ही बंदर के रूप में थे। देखा अजय, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हारी किस्मत में राजयोग लिखा है। मैं अभी तक कुछ समझा नहीं साधु महाराज। बात बहुत साधारण है अजय। राजा की कोई संतान नहीं है और इसी बात का फायदा राजा का मंत्री उठाना चाहता था, लेकिन वो सीधे तौर पर राजा पर आक्रमण नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने गांव के जमींदार की मदद ली और उसे राजा को रास्ते से हटाने के लिए राजी किया। जमींदार तंत्र मंत्र में ज्यादा रहता था, इसीलिए वह एक तांत्रिक से मिला।
उसने तांत्रिक के सामने यह प्रस्ताव रखा कि काले जादू से राजा को खत्म कर दो। मगर तांत्रिक ने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। जब भी राजा शिकार करने जाए तो मुझे बता देना। कुछ दिन बाद जब राजा शिकार करने गया, तभी तांत्रिक वहां पहुंचा और अपनी शक्तियों से राजा को बंदर में परिवर्तित कर दिया और उसका असली रूप एक विचित्र पत्थर में कैद कर दिया। और वह पत्थर जमींदार को दे दिया और कहा उसने कि जब तक यह पत्थर तुम्हारे पास रहेगा, राजा महल नहीं पहुंच पाएगा। मगर तांत्रिक यह नहीं जानता था कि समय बदल भी सकता है। एक दिन राजा बंदर के रूप में मुझे मिला और उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। मैंने राजा को भरोसा दिलाया कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और अजय, आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। महाराज सुरक्षित है, यह सुनकर मैं बहुत खुश हूं। और अजय, मेरी कोई संतान नहीं है। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो और तुम ही इस राज्य के अगले राजा हो। राजा अजय के साथ उसके घर पहुंचे और सारी घटना कविता को बताई। कविता बहुत खुश हो गई। अब से तुम दोनों का स्थान यहां नहीं बल्कि महल में है। राजा अजय और कविता को लेकर महल पहुंचे और इस तरह अजय और कविता को राज्य का अगला राजा और रानी घोषित किया गया। एक गरीब लक्कड़हारा जिसने हमेशा बदकिस्मती झेली थी, किस्मत के अद्भुत खेल से आखिरकार राजा बन गया।